हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और बायो ज्ञान बूस्टअप की इस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट माय सेल्फ। मैं हूं आदित्य भारती और मैं अपने लास्ट 6 ईयर के टीचिंग करियर में क्लास 9 से अप टू क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी एज माई प्राइम सब्जेक्ट पढ़ाता आ रहा हूँ। और पढ़ाना मेरा प्रोफेशन से ज़्यादा मेरा पैशन है, एंड दिस इज़ वाई आई लव टीचिंग एंड आई एंजॉय टीचिंग। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज ऑलवेज कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, ताकि जब भी मैं अपना नेक्स्ट कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसका इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए, है ना। थैंक यू सो वेरी मच। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, तो अब जब हम लाइफ और लिविंग बीइंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, then now let us see the definition that has been given in NCERT about living organisms। ठीक है, तो चलते हैं हम NCERT के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो एज पर NCERT, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू NCERT, living organisms are that are a self-replicating। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉपर्टी होती है रिप्रोडक्शन की, एंड रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स यंग वंस मोर और लेस सिमिलर टू इट्स टाइप। अपने जैसा यंग वन प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, और अपने जैसे रेप्लिका को बना सकता है, और दिस इज व्हाट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स। ठीक है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट मस्ट ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स रेप्लिका। ठीक है, मोर और लेस सिमिलर टू इट्स टाइप को हम लोग कहते हैं रेप्लिका। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, डिस्कस करते हैं, विच इज इवॉल्विंग, है ना। इट मस्ट बी इवॉल्विंग इन नेचर। इवॉल्विंग का अर्थ क्या होता है? तो अब जब हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं तो हम जानते हैं कि हर बार जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज। तो वन टाइम रिप्रोडक्शन में हो सकता है ये चेंज बहुत सब्सटेंशियल हो, बहुत लिमिटेड हो, जो हमें हमारे लिए इतना एविडेंट ना हो, इतना एफिशिएंट ना हो कि हम उसे मार्क करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में या कुछ किसी कंपोजिशन में चेंज आ जाता है ना, जिसे हम वेरिएशन भी कहते हैं। बट इन लॉन्ग टर्म जब हम इसे देखते हैं, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब देखते हैं, तो ये जो वेरिएशन है ये बेसिकली होता कैसे है? तो नेचर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना, तो जो हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़े थोड़े हर बार जब भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम लोग प्रोसीड करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक चेंज डेवलप होता है, जो हमें एक तरह से सुपीरियरिटी बेनिफिट देता है और एडवांसमेंट बेनिफिट देता है, ताकि हम प्रॉपरली खुद को इस पर्टिकुलर नेचर में, इस करंट सिनेरियो में खुद को बेहतर और बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सके और अडेप्ट करा सके। एंड दिस इज वाई जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो हर बार जब थोड़े जो चेंजेज आ रहे हैं, which causes evolution by in long terms of time। ठीक है, इन लॉन्ग टर्म में ये काउज करता है इवोल्यूशन ऑफ न्यू काइंड ऑफ स्पीसीज। हमारे पहले भी स्पीसीज इवॉल्व इसी तरह से हुई है और आगे भी इसी तरह से कंटिन्यूअल पीरियड ऑफ टाइम में, है ना, इवोल्यूशन मेंटेन्ड है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाई इफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, इट मस्ट बी आल्सो इवॉल्विंग इन नेचर। ठीक है, beside सेल्फ रेप्लिकेटिंग इट मस्ट ऑल्सो बी इवॉल्विंग इन नेचर। ठीक है, और अब इसके थर्ड पॉइंट को हम लोग सब समझते हैं, तो इट ऑल्सो मस्ट बी सेल्फ रेगुलेटिंग। खुद से खुद को रेगुलेट करने की क्षमता को कहते हैं, है ना, सेल्फ रेगुलेटिंग, है ना। ऐसे रेगुलेट करना खुद से। अब जैसे अगर हम ऑर्गन के रिस्पेक्ट में बात कर ले या सेल्स या टिश्यू किसी के रिस्पेक्ट में बात कर ले, एक यूनिसेलुलर भी है बॉडी, तो ऑर्गेनल्स के लेवल पे बात कर ले, तो अभी जैसे हमने पिछले स्लाइड पे हम लोग डिस्कस किया था कि एक इंटरेक्टिव सिस्टम क्रिएट होता है, ताकि हमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव से हम लोग वर्क करते हैं, हमारी बॉडी वर्क करती है टू सर्वाइव बेटर एंड बेटर इन द सर्टेन गिवन सिचुएशन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वी मस्ट ऑल्सो सेल्फ रेगुलेट आवर सेल्फ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, सिस्टम विच मस्ट बी capable of responding to external stimuli, responding to
to the external stimuli. ठीक है, तो अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए हमारे आसपास टेम्परेचर बहुत हाई है ना, समर सीजन में है, तो समर सीजन में क्या होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, और एंड वी स्टार्ट स्वेटिंग, वी स्टार्ट परस्पायरिंग, है ना। तो बॉडी का वो तरीका होता है हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का, है ना, बिसाइड रिलीजिंग सम टॉक्सिन थ्रू द स्वेट। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं अपनी जगह पे। इसके अलावा हम लोग ऐसे कई सारे लाइफ एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली खुद को सेल्फ रेगुलेट करा रही है, और इस तरह का एक इंटरेक्टिव सिस्टम है जो हमें हेल्प कराता है टू रिस्पॉन्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर दैट वी आर फेसिंग इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना, 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए टू बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर ऑर्गेनिज्म बी इट बी एनी ऑर्गेनिज्म, बी इट बी यूनिसेलुलर या कोई अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है ना, तो जो उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट होगी, चाहे जैसी भी बॉडी होगी, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिस चीज से उसकी बॉडी बनी होगी, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बी इट बी इट्स सेल्स, है ना, सेल या सेल्स कह सकते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे, या फिर इवन एट ऑर्गेनल लेवल, ऑर्गेनल्स लेवल पे, वो ये तीनों प्रॉपर्टीज को, ये तीनों फैक्टर्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना, इट मस्ट सेटिस्फाई दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको हम इन अदर टर्म्स में एक चीज और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बिसाइड हैविंग दीज फैक्टर्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म that take जन्म लेता है, then after sometimes it comes in the phase of growth, तो ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, है ना, it shows growth, because of which it undergoes development, है ना, undergoes development। ठीक है, then as per continual development, है ना, it matures, become matured, है ना, and now it becomes capable of reproduction, capable of reproducing। ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है, और आफ्टर रिप्रोडक्शन at some point of time it now start going under, it start facing, you know, aging, it start going under aging, undergoes aging, जिसे अदर टर्म्स हम लोग कहते हैं सीनेसेंस। पढ़ा होगा आपने, senescence, then finally
it meets to its death. ठीक है, and this is how in general way life continues in a cyclic manner. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, it is the natural life cycle of any organism. ठीक है, any organism. तो in general terms में, जनरल टर्म में अगर जब हम लाइफ को समझते हैं तो वी सी दैट एनी ऑर्गेनिज्म दैट विल टेक बर्थ, इट विल ग्रो and then it will undergoes development. After some time it matures, and since it has matured, it has developed the capability of reproducing, or after reproduction it undergoing aging, बुढ़ापे का शिकार होता है, बुढ़ापे वाले फेज में चला जाता है, जिसको हम लोग सीनेसेंस भी कहते हैं, एंड फाइनली इट मीट्स टू इट्स डेथ, है ना. तो दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि जब हम लाइफ साइकिल हम लोग समझ चुके हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे, तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज लाइफ स्पैन. ठीक है, व्हाट इज लाइफ स्पैन. तो लाइफ साइकिल को ही क्या लाइफ स्पैन कह सकते हैं, सोचिए जरा. तो लाइफ स्पैन जो होता है ना बच्चे, ये बेसिकली इट इज अ पीरियड, इट रिप्रेजेंट्स टू अ पीरियड, एंड पीरियड between you know its birth of a living organism. This period is continued till its natural death. ठीक है, नेचुरल डेथ में. तो इस पीरियड के दौरान, राइट फ्रॉम हेयर टिल हेयर, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, बताइए. तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, एक बात मैंने यहाँ लिखी है, इन जनरल टर्म्स. जबकि लाइफ स्पैन जो होता है ये बेसिकली होता है किसी भी इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से. इंडिविजुअल, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पर्सपेक्टिव से जब बात करते हैं, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तब हम उसके लाइफ को हम लोग बोलते हैं इट हैज सर्टेन लाइफ स्पैन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 years एंड इट हैज सर्वाइव टिल, है ना, सपोज कीजिए कोई भी ईयर्स आप कंसीडर कर सकते हैं, लेट सपोज 60 years, है ना. अगर ह्यूमन है तो आप जानते हैं कि ह्यूमन की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है, जो एवरेज लाइफ span of human, ठीक है, कितनी होती है, अराउंड ये होती है, बताइए, 58 to 60 years, 58 years to 60 years, ठीक है ना, अराउंड दिस एवरेज लाइफ स्पैन. ऐसा थोड़ी है कि ऐसा थोड़ी ना है कि लाइफ इससे बियॉन्ड कोई लिविंग और कोई ह्यूमन जी ही नहीं सकता है. प्रोवाइडेड कि वो एक हेल्दी लाइफ जी रहा होगा तो आपको 60 इयर्स के बाद भी वो जी सकता है ना. लेकिन एवरेज लाइफ स्पैन जो मानी जाती है वो 58 to 60 इयर्स ही मानी जाती है ना. इसके बाद जो रिस्क ऑफ लाइफ सर्वाइवल होती है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली, है ना, बढ़ जाती है. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को जो अर्ली रिसर्चर्स थे स्टडी किया और जाना लाइफ के बारे में कि लिविंग बीइंग किसको कहते हैं, और लाइफ को समझा. और लाइफ, जैसे मैंने हम लोग पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किए थे, अब तक हमने जो पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट को अपने बिल्ड किया अबाउट लाइफ, लिविंग बीइंग, लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, लाइफ साइकिल क्या होता है ना, और जो भी चीज़ें हमने अपने अभी पिछले स्लाइड्स में कवर करी,
उसके आधार पे नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जिसे एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है अगले टॉपिक पे, which is basically what the term biology means and what is the meaning of this subject, biology। तो देखा जाए तो बायोलॉजी अपने आप में दो टर्म से मिलके बना हुआ है, दो लैटिन के टर्म से मिलके बना हुआ है, which is bios and another is logos, है ना। बायोस का मतलब होता है लिविंग बीइंग और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, जिसे एनसीईआरटी में दो पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, which is it is the story of life and evolution of living organisms on earth, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, अपने एक्सपीरियंस करते हैं, और जो हम नहीं भी देख पा रहे हैं, बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज से एक दूसरे से लिंक्ड है। दैट मीन्स कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अभी जो मैंने बात करी वो प्रेजेंट सिचुएशन में बात करी, जबकि हम लोग के यहाँ पर जो एनसीईआरटी बोल रही है वो एज पर पास्ट, कि पास्ट के भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे एंसेस्टर्स हो गए, है ना, कहीं ना कहीं हम लोग उनसे भी लिंक्ड है। पास्ट हो गया या प्रेजेंट हो गया या इन फ्यूचर, जो भी हम लोग, क्योंकि हम जान रहे हैं, हम लोगों ने अपने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था और अभी हमने इसी स्लाइड में पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू इवॉल्व हो रही है। तो इन फ्यूचर ऑल्सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, है ना, हमारे बाद, वो सारे कहीं ना कहीं लिंक्ड है एक दूसरे से, आर फाउंड टू बी लिंक्ड, है ना, दे आर लिंक्ड टुगेदर विथ कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट, विथ अ कॉमन, दिस इज जेनेटिक मटीरियल, है ना, जेनेटिक मटीरियल। और आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जेनेटिक मटेरियल कंपोजिशन मोर और लेस सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के आधार पे बटा हुआ होता है, बट सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना। डीएनए एंड आरएनए, जेनेटिक मटेरियल तो हमारा वही हो गया, है ना। तो डीएनए और आरएनए के आधार पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है, बट टू अ वेरिंग डिग्री, है ना, थोड़े थोड़े डिफरेंस के आधार पे एक दूसरे से हम लोग थोड़ा भिन्न हो जाते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। हमारी लाइफ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, हमारे लाइफ के गोल्स चेंज हो जाते हैं, हमारी सर्वाइवल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, हम लोग डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने के कारण ये सब चीज़ों को की बेनिफिट हमें मिल पाता है, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स है एज पर एनसीईआरटी, ये दो पॉइंट्स है एज पर एनसीईआरटी जिसे हमने डिस्कस किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हमारा 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है, इसे हमें डिस्कस करना है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने मोर और लेस थोड़ा बहुत हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में भी कवर किया था, बट हम लोगों ने एक जनरल व्यू में कवर किया था। आज जो अब हम लोग करेंगे वो होगा 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले और पाया जाए, ठीक है। लेकिन इन 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी
जब आपको मैं इसको बताऊंगा आपको, तब आपको बताऊंगा एक चीज की, इसमें से सारे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने आप में ये इम्पोर्टेंट तो है, बट ये होना ये जरूरी नहीं है कि ये डिफाइन करता है कि समथिंग इज लिविंग और समथिंग इज नॉन लिविंग, ठीक है, या फिर लिविंग है तो किस आधार पे लिविंग है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हम लोग जब हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जब हम लोग इस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे तो हम लोग साथ साथ में डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे कि ये जो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जरूरी नहीं कि सारे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, बट इंपॉर्टेंट है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इनमें ये चीज देखने को मिलता है, बट दे आर नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एग्जैक्टली सिर्फ लिविंग बीइंग ही के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाए, उनको हम बोलेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं एक छोटे से टॉपिक को, विच इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आवर मदर अर्थ, मदर नेचर हैज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड ऑन दिस अर्थ, ठीक है, जिसमें बी इट बी प्लांट, बी इट बी एनिमल, है ना, वी हैव डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है दैट इज इट टॉक्स अबाउट वैरायटी, है ना। तो वैरायटी तो हमें जो चीज हमारे नेकेड आई से दिख रही है, हमें वो लाइफ तो समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो हमारे नेकेड आई से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट लाइफ होती है, जैसे बी इट बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। और एक ह्यूमन के लाइफ को सर्वाइव के लिए उनका भी होना, उनका भी हमारे मदर नेचर में पाया जाना हमारे लिए एज ए ह्यूमन काइंड इट इज बेनिफिशियल टू अस समवेयर, है ना। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके हम लोग बेनिफिट उठाते हैं, और कुछ जो हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनके भी बेनिफिट उठाते हैं। और ये तो बेनिफिट एस्पेक्ट से एक बात की जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से तो लिंक्ड है ही। इसके अलावा हमने अभी जैसे अभी जस्ट पिछले स्लाइड में कवर किया कि जेनेटिक मटेरियल के आधार पे भी हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है, बट टू अ वेरिंग डिग्री। तो जो भी एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबके बॉडी के अंदर जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और कहीं ना कहीं सब में डीएनए और आरएनए से ही जेनेटिक मटेरियल बना होता है। तो लेकिन कंपोजिशन या उसकी जो सेगमेंट्स हैं, उनके जो डीएनए फ्रैगमेंट्स के सेगमेंट्स हैं, वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अपने हेरिडिटी वाले चैप्टर में क्लास 10th में पढ़ा था, हमने कंपोजिशन पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल का, और आगे आने वाले चैप्टर्स जो हमारे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अपने क्लास 12 के चैप्टर में, है ना, तो वहां पर हम इस चीज को और अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि बिकॉज ऑफ certain change in our genetic material, we have diverse form of living organisms living on our earth, है ना, and they together and we together कह सकते हैं, we together forms a living world, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको इस चैप्टर के का भी लिंक और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम लोग जैसा देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, एक सेपरेट मैंने इसका स्लाइड बना दिया है टू शो यू हाउ दिस चैप्टर इज लिंक्ड। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे इनका डायरेक्ट लिंक है, से फॉर एग्जांपल दीज 3 चैप्टर्स, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, जिससे इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिलता है। इनसे पूछे जाने, इन चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये चैप्टर्स भी आपको तभी समझ में आएगा जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा आप जब मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, है ना, मॉर्फोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ से लिंक्ड है, और आप देखोगे, आप जब मैं मॉर्फोलॉजी आपको बताऊंगा और जब लिविंग वर्ल्ड में आपको आगे पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये मॉर्फोलॉजी के कुछ पार्ट से भी लिंक्ड हो, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपको, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि जो एग्जामिनर है वो इन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करता है,
टू फॉर्म द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट लिंक है। कुछ पार्ट ऑफ लिंक आपको सेल डिवीजन से मिलेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिलेगा, एक छोटा सा डिस्कशन, थोड़ी थोड़ी डिस्कशन। एक्चुअली इसमें क्या होगा ना कि जो आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स है ना, उसके थोड़े थोड़े डिस्कशन आपको इस स्टार्टिंग चैप्टर्स में मिल जाएंगे, ताकि चीज़ों को जब आप उस समय पढ़ोगे तब कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमें डिस्कस करना है। हमारा जो एक्चुअल जो सेकंड टॉपिक है वो ये है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5 इंपॉर्टेंट फीचर कि अगर 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए, वैसे तो आप नेम करते चले जाओ, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताते जाओ कि हाँ इस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये भी चीज़ होगा, ये भी चीज़ होगा, ये भी चीज़ होगा, तो जो भी चीज़ें ऐड होगी करनी होगी कर लेना, ठीक है ना। लेकिन इन सब चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप लिविंग बीइंग को कंपेयर कर रहे हो एक नॉन लिविंग बीइंग से, तो उस समय आपको ये 5 पॉइंट, ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, विच इज फर्स्ट है ग्रोथ, बी रिप्रोडक्शन, ठीक है, सी हमारा है मेटाबॉलिज्म, डी है हमारा कॉन्शियसनेस, और ई है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जिन्हें हमें डिस्कस करना है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप आगे आने वाले समय में समझोगे, आगे आने वाले जब इसको 1 बाय 1 हम लोग एक एक चीज़ को कवर करेंगे कि इन 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के में होते ही होते हैं और जो उनके लाइफ को डिफाइन करता है, ठीक है ना। मतलब दैट इज there is a difference between 5 important characteristics and defining characteristics of लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये कितने होते हैं ये हम लोग आगे चल के समझेंगे, जब 1 बाय 1 एक एक चीजों को कवर करेंगे तब हम समझ में आएंगे कि कौन कौन से इसमें से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है, ठीक है ना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाने के लिए मैंडेटरी है कि वो होने ही चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। चलिए अब हम ग्रोथ को समझते हैं, और जब हम ग्रोथ के लिटरल मतलब को तो सबसे पहले समझते हैं, तो हम जानते हैं कि ग्रोथ का हमारे प्रेजेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस जिसमें एक सिंपल स्मॉल बॉडी फॉर्म जो होता है इनिशियल लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मान लीजिए कोई उसकी बॉडी हो किसी भी शेप की हो सकती है, और ये कन्वर्ट हो जाती है ना, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू पीरियड ऑफ
टाइम में it gets converted into large form its large or matured form of itself, matured form of its body, mature form बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक स्मॉल बॉडी कन्वर्ट होती है अपने लार्ज फॉर्म में, है ना, इन ड्यू पीरियड ऑफ टाइम, और इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ, इसको हम लोग समझते हैं ग्रोथ। इसी चीज को एनसीईआरटी में, है ना, कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो एनसीईआरटी बोलती है ग्रोथ रेफर्स टू, बेसिकली ग्रोथ रेफर्स टू increase in body mass, increase in body mass is termed as growth, ठीक है, is termed as growth according to NCERT, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी को भी जब रेफर करेंगे तो वहां पे इस लाइन को हम लोग देख लेंगे, तो इसको हम लोग, ये एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। वहीं पर आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो इंक्रीज इन बॉडी मास हो रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है और कौन इसको इस बॉडी मास को करा रहा है। तो एक खास प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन, जो लिविंग, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, है ना, उसके बॉडी मास को इंक्रीज कराने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। अब इस सेल डिवीजन के अंदर कहीं ना कहीं हम ये बात भी समझना हमको जरूरी होगा, और हम समझ पा रहे होंगे कि जो प्रोसेस है सेल डिवीजन ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके वजह से जो नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स हैं, जो नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स हैं, वो अपने आप को डबल कर रहे हैं, ठीक है ना, और तभी वो फिर फर्दर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, एंड फर्दर इट प्रोड्यूसेस अ न्यू 2 इंडिविजुअल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। 2 हो या मल्टीपल हो, जो भी होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये आइडिया है कि देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जहां पर कहीं ना कहीं आप समझें कि 2 तरीके के जो रिएक्शन हम लोग हमने पढ़ा है, विच इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस है, सेट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, जहां सिंपल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट होता है लार्ज फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में फॉलोइंग सर्टेन सेट ऑफ रिएक्शन। उसी तरह से कैटाबॉलिज्म है, जहां कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट होता है सिंपल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में फॉलोइंग द सर्टेन सेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे भी सेट ऑफ रिएक्शन उसको देखने को मिलेंगे या एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, उसके आधार पे हम लोग बोलते हैं कि एनाबॉलिज्म हो रहा है या कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो अगर सिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, या दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव या सिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे क्या, उस केस में क्या हम लोग बोलेंगे कि देयर इज अ एनाबॉलिज्म दैट इज हैपनिंग, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म क्या होगा कि जहां पर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रहा होगा, उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सेल डिवीजन ऑल्सो फॉलो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो इन दैट केस, इन द केस ऑफ ग्रोथ, जब ग्रोथ को रेफर करते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं सिंथेसिस प्रोसेस ज्यादा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, तभी तो कंटिन्यूअसली एक न्यू सेल्स बॉन्ड हो रहे हैं, न्यू सेल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ का लिटरल मतलब जो एनसीईआरटी बोलती है, इंक्रीज इन बॉडी मास, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, एंड वेयर एनाबॉलिज्म इज मस्ट बी ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया जो लिटरल मतलब है ग्रोथ का। अब हम चलते हैं इस ग्रोथ में आगे
और एक बात और समझते हैं कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, मान लीजिए ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो कैटेगरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना। एक है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वन बाय वन दोनों के रेफरेंस से हम लोग ग्रोथ को समझते हैं। तो यहां पर यूनिसेलुलर के केस में जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ बेसिकली रेफर्स टू इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर। तो इंक्रीज इन बॉडी मास हुआ क्या, इंक्रीज इन नंबर बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, है ना। तो जब ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर अगर होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी ग्रोथ को कैलकुलेट किया जाएगा यूनिसेलुलर के टर्म में, है ना। तो अब आप समझिए कि ऑब्वियसली जब यूनिसेलुलर में इंक्रीज इन नंबर होगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ही होगा, सेल डिवीजन ही होगा, ठीक है। अब इस सेल डिवीजन में आप देखिए एक बात आप नोटिस कीजिएगा, है ना, कि मैं इसको ऐसे समझा देता हूं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सम यूनिसेलुलर बॉडी, है ना, जहां पे आप ले ले एक अमीबा को। लेट मी टेक दिस ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा। अमीबा की एक स्पेशल टाइप की बॉडी होती है, यूनिसेलुलर बॉडी होती है। मान लीजिए ये एक अमीबा है, अमीबा मदर सेल है, अमीबा का ये मदर सेल है, सेल अमीबा, ठीक है। अब यहां पर ये क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव है अपने नंबर को इंक्रीज करना। तो अपने नंबर को इंक्रीज करने से पहले, अपने आप को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने से पहले इसके पास एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होगा कि जितने इसके पास सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनके मटेरियल को इनके नंबर को पहले ये डबल करे, प्लस इसके अंदर जो भी केमिकल्स है उसको डबल करे, इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है इसके न्यूक्लियस के अंदर उसको डबल करे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इट फेसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज और दैट कैन बी रेफर्ड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ मास, ठीक है। अब मान लीजिए ये इंक्रीज हो जाता है अपने साइज में, है ना। तो जैसे अगर बॉडी इंक्रीज होगी, इसकी न्यूक्लियस भी इंक्रीज होगी, है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल भी तो डबल हो रहा है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल भी डबल हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फॉर वेरी लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर हो रहा है इंक्रीज इन बॉडी मास, जिसे हम यहां पर ग्रोथ के रेफरेंस से हम लोग इसको रेफर कर सकते हैं। ग्रोथ, यहां पर ग्रोथ जो देखने को मिल रही है वो फॉर वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए देखने को मिल रही है, फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड के लिए यहां पर देखने को हमें मिल रहा है इन केस ऑफ अमीबा। उसके बाद क्या यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव सेल डिवीजन का पूरा हो गया क्या? नहीं, इससे आगे ये इंक्रीज करे फर्दर, ये क्या होगा, इट विल अंडरगो इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन और इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू ऑफ इट्स डाउटर सेल्स, है ना। Let's suppose this is one daughter cell
एंड दिस वन विल बी अनदर डाउटर सेल। ठीक है, तो अब ये जो दो डाउटर सेल्स बने है ना, ये जो दो डाउटर सेल्स बने, दिस इज टू डाउटर सेल्स ऑफ अमीबा। ठीक है, इस प्रोसेस को जो डिवीजन ऑफ बॉडी मास इनटू टू डाउटर सेल, इसको हम लोग कैसे रेफर करेंगे? दिस विल बी रेफर्ड एज, यू सी, दिस विल बी रेफर्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अच्छे से मैं थोड़ा इनलार्ज करके लिखूं इस तरफ से, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ जो हुआ बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, और रिप्रोडक्शन भी जो हुआ, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल डिवीजन का, बेसिकली टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इनटू न्यू एंड डेवलप अ न्यू प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो ये आप इसका कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये दोनों इवेंट है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है और बहुत और साइमल्टेनियसली एक साथ हो पा रहे हैं। ठीक है ना, साइमल्टेनियसली एक साथ हो पा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो सेल डिवीजन हो रहा है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर, इट इज एन इंक्लूसिव प्रोसेस। इंक्लूसिव प्रोसेस है जो इन्वॉल्व कर रहा है ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोथ भी हो रहा है और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ये बात आपको इंपॉर्टेंट रूप से समझनी है। ओके, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि जब हम ग्रोथ रेफर करते हैं यूनिसेलुलर के बारे में, तो हम लोग एक्चुअली हमारा प्राइम फोकस होता है टू इंक्रीज इन नंबर, बट एज पर एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो जब ग्रोथ को रेफर किया जाता है इंक्रीज इन बॉडी मास, तो यहाँ पे इंक्रीज इन बॉडी मास भी हो रहा है, बट वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। बट मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिप्रोडक्शन। तो जो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस पार्ट को स्किप किया जा रहा है, इस पार्ट को भी इंक्लूड किया जा रहा है, एंड इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन इट कॉम्बाइनली कैन सेल डिवीजन कैन बी रेफर्ड एज दैट इट इज एन इंक्लूसिव प्रोसेस इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल को समझते हैं, मल्टीसेलुलर के केस को समझते हैं। तो मल्टीसेलुलर में अगर देखा जाए तो मल्टीसेलुलर में भी सेल डिवीजन ही है, जो सेल डिवीजन ही है प्राइम फैक्टर है जो ग्रोथ को रेफर करेगा। ठीक है, जो ग्रोथ को कॉज करेगा। लेकिन यहां पर जो सेल डिवीजन होगा ना, आप इसको ऐसे समझे कि सेल डिवीजन यहां पर जो होता है मल्टीसेलुलर के केस में, वो 3 फेजेस में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, 3 और से 3 पीरियड ऑफ टाइम इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ईच वन बाय वन हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहीं ना कहीं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहीं ना कहीं एक यूनिसेलुलर बॉडी से फॉर्म हुआ है ना, जिसे हम लोग प्राइमरी रूप से हम लोग क्या जानते हैं? दिस इज टर्म्ड एज, बताइए, दिस इज टर्म्ड एज जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट है, जाइगोट कन्वर्ट हुआ होगा इनटू टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ it could have gone under process of cell division, और इसके बाद ये क्या हुआ होगा? ये ग्रुप ऑफ सेल में डिवाइड होके एक सॉलिड बॉल बनाया होगा। आपने पढ़ा होगा इसको, सेल डिवीजन और एम्ब्रियोलॉजी के केस में अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। इस तरह से एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और देन इट कंटिन्यूज टू अंडरगो इनटू द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। It continues to
अंडरगो इनटू जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होगा। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू आउट लाइफ में 3 फेजेस होते हैं मल्टीसेलुलर के केस में, जहां वो सेल डिवीजन को फेस करता है। ठीक है, तो मेरा कॉमन ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ तक पहुंचाने का था, तो इसलिए मैंने यहाँ से कहानी आपको स्टार्ट करी बतानी। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं क्या कि एक जनरल ग्रोथ होता है। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एक ग्रोथ ऐसी होती है जो जनरल ग्रोथ होती है। ठीक है, जिसमें बॉडी अपने साइज में इंक्रीज होती है और वहां पर सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा केस है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, वो होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान इसे सेल डिवीजन करने की जरूरत होती है। ठीक है, और तीसरा जो फेज है वो होता है, तीसरा जो रिक्वायरमेंट होता है जब सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है, वो होता है फॉर रिपेयर है ना, रिपेयर, रीजेनरेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू सेल। ठीक है, जब टिश्यू सेल्स को रिप्लेस, रीजनरेट करने की या रिपेयर करने की, जब हम लोग मान लीजिए हमारे बॉडी में कुछ इंजरी हो गई, तो जैसे सेल्स हमारे बॉडी से लूज हुए हैं वैसे ही सेल्स रेप्लिकेट हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तीन फेजेस ऑफ लाइफ में मल्टीसेलुलर के केस में सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होती है ना। लेकिन आप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि ये जितने फेजेज हैं इनसे कोई इंटरलिंकिंग नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होगा तो साइमल्टेनियसली रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो साइमल्टेनियसली रिपेयर या रीजनरेशन हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, कोइंसाइड कर सकता है इवेंट, बट दिस इज अ सेपरेट इवेंट, दिस इज ऑल्सो अ सेपरेट इवेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ सेपरेट इवेंट। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर के केस में क्या होगा, सेपरेट इवेंट होता है। तो दिस इज व्हाई द सेल डिवीजन प्रोसेस इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर इज एन एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो आप बेसिकली अभी तक हमने क्या समझा कि अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर के केस में सेल डिवीजन होता है तो वहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली इस प्रोसेस को किया जाता है। ठीक है, वेयर एज सेल डिवीजन जब अगर मल्टीसेलुलर में बात करें तो सेल डिवीजन कई सारे मौके पे देखा जाता है, कई सारे इवेंट्स पे देखा जाता है, एंड दिस इज व्हाई, और ईच जो इवेंट होता है यहाँ पे वो अपने आप में स्पेशल होता है, सेपरेट होता है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर कोई इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है मल्टीसेलुलर के केस में जब सेल डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम बॉडी मास की बात मल्टीसेलुलर की बात तो जब हम मल्टीसेलुलर में बात कर रहे थे जनरल ग्रोथ की, ठीक है, तो जनरल ग्रोथ में क्या होता है कि जनरल ग्रोथ में आपकी बॉडी इंक्रीज करती है इन टर्म्स ऑफ बॉडी मास। यहाँ पर जो होगा वो इंक्रीज करेगा इन टर्म्स ऑफ बॉडी मास, इंक्रीज इन बॉडी मास। ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी मास, जबकि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन के दौरान आप जानते हैं कि फॉर कैरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वी नीड टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड गैमेट्स आर प्रोड्यूस मोर इन मोर नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोर नंबर ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, मोर नंबर ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, और वैसे भी अगर जनरल ग्रोथ के अंदर में भी बात करें तो आप देखिए जनरल ग्रोथ में भी आफ्टर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस हैज टेकन प्लेस, तो बॉडी अगर सिंगल सेल से डिवाइड करते हुए
एक सिंगल सेल से टिश्यू फॉर्म करेगी, दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से जनरल बॉडी ग्रोथ होती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, और साथ साथ में इंक्रीज इन बॉडी मास तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप अब ये समझिए कि जो नई बात, मतलब इन सब चीजों को भी एनसीईआरटी ने समझा, और इस तरह से उसने एनसीईआरटी ने इसका जो कॉमन एस्पेक्ट है ग्रोथ का उसे रखा, और उसे बोला क्या कि बेसिकली ग्रोथ जो रेफर किया जाता है, ग्रोथ चाहे यूनिसेलुलर के केस में हो या मल्टीसेलुलर के केस में हो, ग्रोथ रेफर्स टू, या ऐसे लिखे आप, ग्रोथ हैज twin characteristics, ठीक है, जिसमें पहला है हमारा इंक्रीज इन बॉडी मास। यही दो चीज आपको लिखने को यहाँ पे समझना है बेसिकली। ए, इंक्रीज इन बॉडी मास प्लस बी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ के, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। आपको ऑप्शंस के दौरान आपको दोनों चीज दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही बातें कही गई है एनसीईआरटी में। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूं। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि ग्रोथ की प्रॉपर्टी है, तो एक दोनों ही एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स है। तो एक पॉइंट बताती है कि इंक्रीज इन बॉडी मास प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ग्रोथ इज एक्चुअली रेफर टू दिस, है ना। और यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको फोकस करना है। और दूसरा हमारा यहाँ पे एनसीईआरटी, जैसा मैंने हम लोगों ने पहले बताया था कि इंक्रीज इन बॉडी मास। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आपको, अगर वो पॉइंट नहीं दिया हुआ है तभी आप इसको मारेंगे, वरना आप इसको स्किप करके आप एक्चुअली किसको ऑप्शन चूज करेंगे, दैट ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इंक्रीज इन बॉडी मास। यहाँ पे मैं मास छूट गया है। इंक्रीज इन बॉडी मास प्लस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। ये है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो अब जब हम ग्रोथ के बेसिक डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो अब हमें ये समझना है, क्योंकि हमने ये डिसाइड करना है कि ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसको तो तभी हम लोग कह सकते हैं ना, जब हमें ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग में देखने को ना मिले, ठीक है ना। तो जब हम नॉन लिविंग के केस को समझते हैं, तो जब एनसीईआरटी या फिर ऐसे भी जनरल कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि बॉडी मास में इंक्रीज को भी हम लोग ग्रोथ एज ए ग्रोथ रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। एज ए ग्रोथ हम लोग बॉडी मास को भी रेफर कर सकते हैं। दैट मीन्स का इसका लिटरल मतलब यही हो गया कि स्मॉल फॉर्म से अपने लार्ज फॉर्म में ग्रो होना को हम लोग ग्रोथ कहते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर ये चीज क्या हम लोग नॉन लिविंग में एक्सपीरियंस करने को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये चीज को हम लोग समझते हैं कि नॉन लिविंग के केस में भी हमें देखने को क्या मिलता है, ग्रोथ यहां पर रेफर किया जा सकता है, ग्रोथ रेफर किया जा सकता है, एंड इट रेफर्स टू accumulation of materials
ऑन सरफेस, ठीक है। सरफेस पे मटेरियल के एक्यूमुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ वहां पे भी देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी रेत के टीले को आप देखें तो रेत के टीले में ग्रोथ हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है कि वो उसकी अगर बॉडी मास के इंक्रीज को ही अगर मेन हाईलाइटिंग पॉइंट रखा जाए, है ना, तो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इंक्रीज कर देंगे उसके और थोड़ा उस पे रेत और भी ज्यादा डाल देंगे तो एक्यूमुलेट हो जाएगा मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा, अपने हाइट में इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो रेत का जो टीला हो जाएगा वो अपने हाइट में इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट कैन बी रेफर्ड टू एज ग्रोथ ऑफ द सबस्टेंस, ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। तो ये है, लेकिन यहाँ पर हाईलाइटिंग बात ये है कि यहाँ पे हाईलाइट आपको क्या देखना है कि ग्रोथ जो यहाँ पे होती है ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। ग्रोथ यहाँ पर क्या है, एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब नॉन लिविंग के केस में ग्रोथ जो है पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव ग्रोथ दोनों देखने को मिल सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। वेयरएज जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं इसमें, तो ग्रोथ जो है हमारा यहाँ पे वो होता है फ्रॉम आउटसाइड। ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो एक तरह का ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। नॉन लिविंग के केस में ग्रोथ एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। जब वहीं पर लिविंग की बात करते हैं, हम लोग लिविंग की बात कर लेते हैं, तो लिविंग के केस में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही, लेकिन साथ साथ में आपको ये समझना है दैट यहां पर ग्रोथ जो है एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने हाइट में इंक्रीज कर गया तो उसे फिर काट के छोटा कर दे, है ना। ऐसा होता नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा होगा तो क्या होगा, हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो बेसिकली वन वे ग्रोथ होता है, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ हमें मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में देखने को मिलता है। यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ दैट मीन्स ओनली पॉजिटिव ग्रोथ होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसमें आपका नॉन लिविंग के केस में क्या हमने देखा था, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसलिए यहाँ पे एक टर्म ये भी कह सकते हैं हम लोग, इट इज बाई डायरेक्शनल ग्रोथ। बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ हो गया, ठीक है। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर कि ग्रोथ जो होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको कंसीडर करके आप ग्रोथ को यहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। यूनिसेलुलर के केस में, मल्टीसेलुलर के केस में और नॉन लिविंग के केस में, है ना। इस चीजों को एज ए फैक्टर आप यूज करते हैं और इन चीजों को अपने मेन हाईलाइटिंग बात में रखते हैं जब आप किसी चीजों को ग्रोथ के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट जो आपको इस ग्रोथ के रेफरेंस में समझना है इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेफरेंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको ये समझना है कि जो ग्रोथ होता है यहाँ पर फ्रॉम इनसाइड, बॉडी के इनसाइड ग्रोथ होता है और इसी तरह से ग्रोथ होते हुए पूरी बॉडी डेवलप होती है। ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ठीक है।
and this is why it is also called intrinsic growth. Intrinsic growth, ठीक है। तो जब हम सिंपली ग्रोथ बोलते हैं तो कई सारे फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है। हम लोग जब कंक्लूजन इसकी बात करते हैं, जब इसको समराइज करते हैं और चीज़ों को एक जगह पे रख के अब हम इसे सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या समझते हैं क्या कि ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कई सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करता है और उनको कंसिडरेशन में रखना पड़ता है चीज़ों को अच्छे तरीके से डिफाइन करने में, और तब भी हमारे पास क्लियर मतलब नहीं निकलता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी है तो लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी, क्योंकि लिविंग बीइंग के अंदर भी तो वेरिएशन है ना, यूनिसेलुलर का वेरिएशन है, मल्टीसेलुलर का वेरिएशन है। मल्टीसेलुलर में भी कई वेरिएशन है कि आपका हर इवेंट रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है। यूनिसेलुलर में तो चलिए आप रिलेटेड आप मान सकते हैं और ग्रोथ को यहाँ पर एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब अगर ग्रोथ सिर्फ इंक्रीज इन बॉडी मास ही होगी तो बॉडी मास तो इंक्रीज होती है बट फॉर वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर आपको ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि ग्रोथ को अगर यहाँ पे रेफर करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वेयरएज नॉन लिविंग के केस में फिर भी ग्रोथ, अगर सिंपली अगर मतलब कहने का अर्थ है कि ग्रोथ को लेकर चलना है तो हम लोग सिर्फ ग्रोथ को नहीं कह सकते कि इट कैन बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपका कंक्लूजन जो इसका है, इस टोटल चीजों का कंक्लूजन और मेन हाईलाइटिंग बात जो है इसका वो ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के का नहीं हो सकता है, ठीक है, कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज है तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये लिविंग बीइंग है और ये नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, बेनिफिशियल लगी है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना सपोर्ट जरूर दें। आपका यही सपोर्ट मेरे लिए एकमात्र मोटिवेशन होगा आप तक ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लाने के लिए। इसके अलावा आपका कोई सवाल या मैसेज हो तो आप उसे नीचे कमेंट करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर मुझे दें। आपका वैल्यूएबल फीडबैक ही मेरी अपकमिंग वीडियोस को और भी रिफाइन बनाएगा। इस चैनल पे अब आपकी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड रेगुलरली क्लासेस अपडेट हुआ करेंगी, तो ये बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस को इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसका इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।